आयात एक अगली डिस्गस्टिंग लोनली हारा हुआ था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग जेना स्टेला और डिवाइन सर वेस्टा का धारक था, जिसने उसे सबसे ओवरपावर्ड शारीरिक क्षमताएं दी। जब वो अपने स्कूल में पहला दिन शुरू करने गया तो उसने एक पिंक रुमाल को खिड़की से गिरते देखा, लेकिन उसे लौटाने के लिए पार्कोर करने के बाद उसने एक हॉट लड़की को बिना किसी प्लॉट आर्मोर के देखा, जो पहली प्लॉट से भरी लड़की थी जिसे उसने देखा था। उसने ऑटो माफी मांगी और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि वो अपने कपड़े पहन सके। रुमाल लौटाने के बाद जूलीज ने उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसके यूजलेस नितंब को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। उसकी मैन्यूवरेबिलिटी से प्रभावित होकर उसने उसके साथ खेलने का फैसला किया और आयातों को एक ड्यूअल के लिए चुनौती दी ताकि उसे लड़की के कपड़े उतारते हुए देखने की सजा दे सके। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, लेकिन भीड़ में से किसी ने उसे एक तलवार दी और उसने अंततः ड्यूअल स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जूलीज ने तुरंत एनर्जी ब्लास्ट्स आयातों की ओर छोड़े, लेकिन वो सभी को रोक रहा था। हालांकि वो स्कूल में पावर के मामले में 5वें स्थान पर थी। ये सोचकर कि ये अटैक एक एवरेज प्रतिद्वंद्वी को चूर चूर कर देता, उसने एक एक्सप्लोसिव गेंद चार्ज की और उसे फोड़ दिया जब आयातो इसके पास आया। लेकिन उसके इरादे कुछ और थे और उसने ब्लास्ट को भेद कर जूलीज को एक हत्या के प्रयास से बचाया। जूलीज गुस्सा हो गई, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल की अध्यक्ष क्लॉडिया आई और जूलीज को बताया कि आयातो ने अभी तक अपना फाइनल कागजी काम पूरा नहीं किया था, इसलिए उसके खिलाफ ड्यूअल मान्य नहीं था। स्कूल की इमारत में क्लॉडिया के साथ घूमते हुए आयातों को अचानक उसके प्लॉट का दृश्य दिखा और वो उसके ऑफिस में गया। आधिकारिक तौर पर एस्टेरिस्क में स्वागत होने के बाद आयातों को अब सुप्रीमेसी की लड़ाई में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मिली, जो 6 बड़े स्कूलों के बीच होती है जो जेनोस्टेला वाले छात्रों को एडमिट करते हैं, और वे साल में एक बार फेस्टा के टूर्नामेंट में लड़ते हैं। जब वो सोच रही थी कि आयातो इस स्कूल में क्यों आया, उसने पूछा कि क्या उसकी बहन हारुका ने भी इस स्कूल में पढ़ाई की थी। उसे पता चला कि उसने 5 साल पहले इस स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन 5 साल पहले उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके खिलाफ सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था। हालांकि ओग्रे लक तलवार, जिसे सर वेस्टा के नाम से जाना जाता है, जो हारुका इस्तेमाल करती थी, उसमें अभी भी उसके कॉम्बैट डेटा मौजूद थे और वे उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। यह सुनकर उसने क्लॉडिया को धन्यवाद दिया और बताया कि इस स्कूल में शामिल होने का उसका रीजन ये खोजना था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। एक ट्रांसफर छात्र के रूप में स्कॉलरशिप पर होने के कारण आयातों को ओवरलक्स हथियारों का उपयोग करने की प्राथमिकता थी और उसने सर वेस्टा को देखने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उसकी बहन ने भी इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी के लिए उसे एक टेम्पररी लक तलवार दी गई। अचानक क्लॉडिया का हक फेटिश जाग गया और उसने आयातों को पीछे से गले लगाया, ये कहते हुए कि आज उसके पास कोई और पेपर वर्क नहीं था और उसने सिर्फ जूली से उसकी जान बचाने के लिए ऐसा कहा था। अपनी कक्षा में पहली बार जाने पर टीचर ने आयातों को जूलीस के बॉयफ्रेंड के रूप में पेश किया, जिससे वो खुश नहीं हुई। हालांकि उसका उसके साथ एक हिस्ट्री था। आयातो फिर भी जूलीस के साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वो उसकी कर्जदार है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और उसने उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने की पेशकश की। जब वो चली गई, आयातो अपने सहपाठी याबुकी के साथ टहलने गया और पता चला कि वो एक यूरोपीय देश लिसुल्टानिया की प्रिंसेस थी, जो इन्वर्सिया के बाद एक मोनार्की बन गया था। याबुकी से पता चला कि जूलीज किसी को अपने करीब नहीं आने देती और लेडर बोर्ड में ऊपर चढ़ने के लिए ड्यूअल दर ड्यूअल लड़ी। आयातो ने लक्स तलवार याबुकी को वापस कर दी, जो उसने जूलीज के साथ अपने ड्यूअल के दौरान उधार ली थी। याबुकी ने सोचा कि उसे कैसे पता कि ये उसकी तलवार थी, लेकिन आयातों को उसकी आवाज याद थी जब उसने शुरू में उसे तलवार दी थी। अचानक उनकी बातचीत रुक गई जब उन्होंने जूलीज को लेस्टर द्वारा ड्यूअल के लिए चुनौती देते देखा, जो लेडर बोर्ड में 9वें स्थान पर था। उसे 3 बार हराने के बाद जूलीज फिर से उससे ड्यूअल नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बार बार जिद करता रहा क्योंकि वो प्रिंसेस के खिलाफ जीतना चाहता था। ये ड्यूअल सिर्फ मजे के लिए था, लेकिन जूलीज ने इस टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया। उसके शरीर से एक गोल्डन आग की आभा निकली और जूलीज ने लेस्टर को बताया कि वो मजे के लिए ड्यूअल नहीं करती
और वो फेस्टा को स्वीप करने का इरादा रखती है। एक सपने के फ्लैशबैक में हारुका ने आयातो की पावर के बारे में चर्चा की और उसे समझाया कि वो अपनी शक्ति को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक कि वो अपने जीवन का उद्देश्य न ढूंढ ले और ये तय न कर ले कि वह इसका उपयोग कैसे करना चाहता है। जब आयातो ने पूछा कि क्या उसने अपना उद्देश्य ढूंढ लिया है, तो उसने जवाब दिया कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आयातों की रक्षा करना है और उसने उसे गले लगाया। आयातो ने बताया, हारुका ने कहा कि वह भी उसकी रक्षा करेगा, और जैसे ही उसने मुस्कुराया, मैं ऑटो रूप से उसके सपने से जाग गया, उसके बिस्तर पर याबुकी के पास। जूलीज एनरेज हो गई लेस्टर पर। मैं ऑटो ने बीच में कदम रखा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जस्ट भड़क गया और वचन दिया कि वो जूलीज को लेस्टर के बिना एक्नॉलेज करवाएगा। मैं ऑटो सोच में पड़ गया कि वो यहां क्यों लड़ना चाहती है, क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। लेकिन जूलीज को पैसे की जरूरत थी और वो टैग टीम टूर्नामेंट फीनिक्स फेस्टा को जीतना चाहती थी, पर उसे अभी तक अपने लिए पार्टनर नहीं मिला था। ये जानने के बाद कि वो किस तरह का पार्टनर ढूंढ रही थी, याबुकी कभी भी उसकी पैंट में नहीं घुस सका, और चूंकि वो किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता था, वो बस चला गया, इससे पहले कि जूलीज भी अपने रास्ते पर निकल पड़ी। आयतो ने उससे डॉर्म रूम की दिशा के बारे में पूछा और जूलीज को पहली बार हंसते हुए देखा। याद रखें कि जूलीज उसकी मदद का बदला देना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे बचाया था। वो चाहता था कि जूलियस उसे एकेडमी और शहर में घुमाए, क्योंकि उसे इस इलाके के बारे में ज्यादा पता नहीं था। जूलीज ने इसे एक सिंपल रिक्वेस्ट माना, जो उसने उसके लिए किए गए काम की तुलना में कुछ भी नहीं था, और तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स ने जूलीज को पहली बार किसी को ग्रीट करते देखा, और मैं ऑटो उसकी बचपन की दोस्त सिया से मिला, जो ओवरसीज गई थी। आयतो को यह दिखाने के बाद कि वो कितनी टॉल हो गई थी, साया ने आयतो को बताया कि वो इस स्कूल में अपने डैड की वजह से आई थी, जो चाहता था कि वो उसके द्वारा बनाई गई गन का प्रचार करे, लेकिन उसके अपने रीजंस भी थे स्कूल ज्वाइन करने के। उनकी होमरूम क्लासेस खत्म होने के बाद टीचर ने स्टूडेंट से जिम्मेदार बनने को कहा और सेल को सिर पर पंच मारा, क्योंकि वो कल एब्सेंट थी, क्योंकि वो ओवरस्लेप कर गई थी, और उसे मेकअप क्लास लेने का आदेश दिया। आज की क्लासेस अटेंड करने के बाद जूलीज आयतों को एकेडमी का टूर देने के लिए तैयार हुई, लेकिन सिया ने इंटरप्ट किया, क्योंकि जूलीज हेजिटेंट लग रही थी। दोनों लड़कियों ने इस बात पर डिबेट शुरू कर दी कि कौन बेहतर गाइड होगी। क्लॉडिया अचानक से नोवेयर से प्रकट हुई, आयतो को पीछे से हक करते हुए, और डिक्लेयर किया कि वो उसे घुमाने के लिए सबसे क्वालिफाइड है, क्योंकि वो सिया और जूली से पहले यहां अल्कन में थी। वो बिजनेस पर लौटी और आयतो को बताया कि उसका ऑगलॉक्स हथियार चयन और कंपैटिबिलिटी टेस्ट अगले दिन होगा, और उसे कुछ पेपरवर्क साइन करने के लिए दिया। मैं ऑटो ने पूछा कि क्या दोनों दोस्त हैं, जिस पर दोनों ने एक साथ हाँ और ना कहा। जूलीज ने तर्क दिया कि वे सिर्फ लंबे समय से परिचित है, और क्लॉडिया से जाने को कहा, जिसमें सिया सहमत थी। लड़कियों ने फिर से आर्ग्यू शुरू कर दिया, और मैं ऑटो ने सजेस्ट किया कि वे दोनों मिलकर उसे घुमाएं। हालांकि सिया उसे घुमाना चाहती थी, उसे खुद ज्यादातर जगहों के बारे में पता नहीं था, और उसने अपनी डम्बनेस से जूलीज को अमेज कर दिया। आयदा ड्रिंक्स खरीदने गया, तब सिया को पता चला कि उसने आयतो से ड्यूल किया था, और सोचा कि उसके पावर्स उसके लेवल पर होने के बावजूद आयदा उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था, तो वो ड्यूल में सर्वाइव नहीं कर सकती थी। जैसे ही उनकी आर्ग्यूमेंट्स गर्म होने लगी, कुछ असैसिन्स ने लड़कियों पर हमला कर दिया, और उन्होंने तुरंत उनका ख्याल रखा। साया ने एक बिगेस्ट ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जो उससे 10 गुना बड़ा था। ड्रिंक्स लेकर मैं ऑटो वापस आया और देखा कि लड़कियां पूरी तरह से वेट थी। जूलीज ने अपनी बाहों से अपने प्लॉट को ढक लिया और रियलाइज किया कि साया ने कोई प्लॉट कवरेज नहीं पहना था, और उसकी लूडनेस पर पैनिक हो गई। लेकिन साया को कुछ पहनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका प्लॉट बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट था। इस इंसिडेंट के बारे में सुनने के बाद क्लॉडिया ने अगले दिन जूलीज पर असैसिनेशन अटेम्प्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उन्हें अभी तक कोई यूजफुल क्लूज नहीं मिले थे, और जूलीज भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपने साथ कोई गार्ड्स लेने से मना कर रही थी। टेस्टिंग रूम के लिए लिफ्ट से बाहर आते ही दोनों को लेस्टर मिला, जो यहां एक ओवरलक्स एप्लीकेंट के रूप में था। क्लॉडिया ने एक्सप्लेन किया कि अगर कंपैटिबिलिटी रेट 80% से ऊपर है,
तो एप्लीकेंट्स को ईपॉन चेक आउट करने की अनुमति है। सभी ओवरलक्स में से लेस्टर ने हरुका का ओवरलक सर वर्स्टा चुना। उसने सर वर्स्टा को अपने हाथों में पकड़ा और मैं ऑटो को अपने दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग महसूस हुई। सर्वर्स में अपनी खुद की इच्छा थी और उसने लेस्टर को पास आने से मना कर दिया। क्लॉडिया ने महसूस किया कि लेस्टर उस हथियार को फोर्स से नहीं ले सकता क्योंकि वो खुद एक ओगर लक्स यूजर थी और कंपैटिबिलिटी रेट नकारात्मक संख्याओं में गिरने लगा। लेस्टर ने अपने सर्वर्स को आयतों पर फोकस करने का ध्यान दिया, लेकिन उसने सारे अटैक्स को डॉज कर दिया। फिर उसने स्वॉर्ड को कैप्चर कर लिया। उसकी कंपैटिबिलिटी रेट 97% निकली, लेकिन उसके हाथ पर एक ब्रूस रह गया। अपने हाथ को बैंडेज करने के बाद क्लॉडिया ने आयतो से रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए कुछ टाइम स्पेयर करे और उसे अपने रूम में इनवाइट किया। क्लॉडिया के डॉर्म रूम पर पहुंचकर उसने उसे बुलाया और वो शावर से बाथरोब्स में बाहर आई। उसकी एक्सपोज्ड त्वचा को देखकर आयतो टमाटर की तरह रेड हो गया। फिर वे दोनों साथ बैठकर टॉक करने लगे। आयतो ने स्पेशियस कमरे को देखा और सोचा कि क्या ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने का पर्क है, लेकिन क्लॉडिया एक टॉप टियर स्टूडेंट थी और इस प्राइवेट कमरे को इसी वजह से मिला था। स्टूडेंट काउंसिल की जॉब रफ और हार्ड कामों से भरी थी। आयतो ने वंडर किया कि वो ये सब क्यों कर रही है। क्लॉडिया ने बताया कि उसे रफ और हार्ड जॉब्स पसंद है। इसका क्या मतलब है? वापस उस रीजन पर आते हैं कि उसने आयतों को क्यों इनवाइट किया। क्लॉडिया ने उसे उन स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स दिखाए जो फीनिक्स फेस्टा में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन वे सभी मिस्टीरियसली घायल हो गए थे। डिसिप्लिनरी कमिटी को लेस्टर और उसके सबऑर्डिनेट रैंडी पर शक था, क्योंकि उनके पास उस टाइम का कोई एलिबा नहीं था जब स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ था। ये जानकर कि जूली अगला टारगेट हो सकती है, आयतो को उसके क्लोज रहना पड़ा क्योंकि वो अकेले अटैक को हैंडल नहीं कर पाती। आयतो उसके करीब था, भले ही जूली इसे एडमिट न करे। म्यूजिक, कैजुअल कपड़ों में जूली ने उसे शहर घुमाने का फैसला किया। आयतो को वो क्यूट लगी। फेस्टा टूर्नामेंट के अरेनास दिखाने के बाद दोनों ने वैक डोनाल्ड्स जाने का प्लान बनाया। क्या ओरिजिनल नाम है। वहां बर्गर्स खाते हुए आयतो चाहता था कि जूली रियलाइज करे कि वो अकेले बाहर नहीं जा सकती या किसी से ड्यूल नहीं कर सकती, लेकिन जूली कुछ कावज की वजह से अपने पाथ से हटना नहीं चाहती थी। तभी लेस्टर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन में ईव्सड्रॉप करते हुए आया और जूली को ड्यूल के लिए चैलेंज किया, लेकिन आयतो उसके लिए खड़ा हुआ और लेस्टर से कहा कि अगर वो यहां ड्यूल करेगा तो वो जूली को असैसिनेट करने वाला लगेगा। उसके कमेंट्स से एनरेज्ड होकर लेस्टर आयतो से ड्यूल करने को तैयार हो गया। उसने उसे उन कावर्ड से कंपेयर किया जो चुपके से जूली पर अटैक करते थे, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स ने उसे रोक लिया और कहा कि वह कभी कावर्डली तरीके से किसी पर अटैक नहीं करेगा। जब वे चले गए, जूली आयतो के हेरोइज्म से सरप्राइज्ड हुई और उसके चेहरे से केचप पोंछ दिया। डॉम वापस जाते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने फेक बवाल मचाकर जूली को घेरने की कोशिश की, लेकिन हमारे हीरोज स्मार्ट थे और इसे भांप गए। सबको डिफीट करने के बाद जूली ने वियर्ड हेयरस्टाइल वाले लड़के से पूछा कि इस जॉब के लिए उसे किसने हायर किया। उसने तुरंत बताया कि वो व्यक्ति जंगल में उनके पीछे है। कल्प्रिट भागने लगा तो जूली और आयतो ने उसका पीछा किया, लेकिन ट्रीज में छिपे लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। आयतो की शर्ट और लक्स वॉर्ड को रैक करने के बाद असेलेंट्स भाग गए। रात में आयतो जूली के डॉर्म रूम पर गया क्योंकि उसने उसे इनवाइट किया था। वहां पहुंचकर जूली ने आयतो से कपड़े उतारने को कहा, जिससे वो एम्बेरस्ड हो गया। जूली ने कहा, अपना दिमाग गटर से बाहर निकालो। वो सिर्फ उसकी रिप्ड शर्ट को स्यू करना चाहती थी। शर्ट सिलते हुए आयतो ने सोचा कि क्या उसने ये स्किल अपने देश के फ्रेंड्स से सीखी। फिर उसने जूली की चाइल्डहुड पिक्चर देखी जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ थी। बचपन में जूली रिबेलियस थी और अक्सर कैसल से भाग जाती थी। एक दिन वो स्लम्स में खो गई और कुछ थग्स ने उसे एली में घसीट लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने उसे बचाया और बाद में वे उसके दोस्त बन गए। कैसल लौटकर उसने जाना कि जिन बच्चों ने उसकी जान बचाई वे एक ऑर्फनेज में रहते थे जिसे उसकी लेट मां फंड करती थी, लेकिन मां के मरने के बाद फंड खत्म हो गया था। ऑर्फनेज चलाना मुश्किल हो रहा था। अपने दोस्तों के फ्यूचर को बचाने के लिए जूली ने सेल्कन एकेडमी ज्वाइन की ताकि फेस्टा टूर्नामेंट जीतकर
उनके लिए पैसे कमा सके। शर्ट ठीक करने के बाद जूली ने उसे आयतों को वापस दिया। उसने बताया कि उसका पिंक रुमाल उसके दोस्तों की ओर से एक गिफ्ट था, जिन्होंने अगले दिन बारी बारी से उस पर एम्ब्रॉयडरी की थी। स्कूल में जूलियस को किसी अनजान शख्स से एक मिस्टीरियस लेटर मिला, जिसमें उसे शाम 5 बजे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया गया था। लेकिन उसने इसे आयतों से मेंशन नहीं किया और अकेले ही वहां चली गई। इस लेटर के बारे में क्लॉडिया को बताते हुए ओटो ने सोचा कि शायद ये पत्र उसी शख्स का हो सकता है जिसने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, और वंडर्ड कि क्या वो अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि उसने ये बात उससे छुपाई। लेकिन क्लॉडियो ने उसे समझाया कि ये उसका तरीका था उसे प्रोटेक्ट करने का। ये सुनकर वो तुरंत उसके पीछे गया और क्लॉडिया ने उसे अपनी सर्विस तलवार दी, क्योंकि उसकी लक तलवार पहले असैसिन से लड़ते वक्त टूट गई थी। स्कूल की इमारत से कूदते हुए ओटो को एहसास हुआ कि जूली को प्रोटेक्ट करना उसकी डेस्टिनी में लिखा था, और इसी वजह से वो स्कूल में शामिल हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते ही जूली के सिर पर कंक्रीट का एक बड़ा टुकड़ा गिरा, लेकिन उसने अपनी पावर से इसे रोक लिया। ऐसा छोटा अटैक उसे हराने के लिए सफिशिएंट नहीं था, और उसने उस शख्स से सामने आने को कहा जिसने उसे बुलाया था। पता चला कि ये लेस्टर का एक सबऑर्डिनेट नॉर्मन था। जूली को एहसास हो गया था कि नॉर्मन ही सारे अटैक्स के पीछे था, क्योंकि उसने लेस्टर से आखिरी बार मिलते वक्त जो वर्ड्स कहे थे वे इसे जाहिर करते थे। नॉर्मन को लेस्टर एक न्यूजेंस लगता था जब उसने जूली पर हमला किया, क्योंकि इससे उसके प्लान्स खराब हो गए थे। जूलियस यहां तक इसलिए आई थी क्योंकि लेस्टर ने आयतों पर भी अटैक करने की प्लानिंग की थी। अगर जूली ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो तो उसे फीनिक्स फेस्टा से विड्रॉ करना पड़ता, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो नॉर्मन से फाइट करने को तैयार हो गई। अचानक लेस्टर वहां आया और नॉर्मन को जूली पर सीक्रेटली हमला करने के लिए कर्ज किया। नॉर्मन को लगता था कि एस्ट्रिस्क में हर कोई अपने लिए लड़ रहा था और उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं दिखती थी। उसने जूली और लेस्टर दोनों को यहां बुलाकर किल करने और ऐसा दिखाने की योजना बनाई थी कि वे ड्यूअल में एक दूसरे को मार डालें, ताकि सारा ब्लेम लेस्टर पर पड़े। यह सुनकर गुस्से में लेस्टर ने अपने लक्स AX से नॉर्मन पर हमला किया, लेकिन नॉर्मन के मिनियंस ने इसे अपने हाथों से रोक लिया। उसके मिनियंस पपेट्स थे जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता था। लेस्टर को इसकी परवाह नहीं थी और उसने मिनियंस को कंक्रीट पिलर की ओर फेंक दिया, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद उस पर बुलेट्स की बौछार हुई और वो वुंडेड हो गया। लेस्टर ने अपनी पावर्स को ओवर एस्टिमेट किया और नॉर्मन से कहा कि वो जितने भी पपेट्स लाएगा उसे हरा सकता है। नॉर्मन ने ऐसा ही किया और एक पूरी आर्मी समन की, जिसने तुरंत लेस्टर को घेर लिया। जूली ने भी पपेट्स को हटाने की कोशिश की और एक फायर ड्रैगन बनाकर एरिया को क्लियर करने लगी। रोबोट्स उसके सामने आए जिनसे वो भिड़ गई। एक पपेट ने उसे पकड़ लिया और उस पर बुलेट्स की बरसात हुई, लेकिन उसने फायर ड्रैगन से इसे ब्लॉक कर लिया। फिर भी एक बुलेट उसके पैर को छू गई और नॉर्मन के पपेट्स ने उसे पिलर से पीठ टिकाकर पकड़ लिया। कुछ करने में असमर्थ उसे पता चला कि आर्लेक्विन एकेडमी इन अटैक्स के पीछे थी, क्योंकि कोई दूसरी एकेडमी ऐसे पपेट्स नहीं बना सकती थी। यह सुनकर नॉर्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था और उसने एक पपेट को जूली को 2 टुकड़ों में काटने का ऑर्डर दिया, लेकिन ओटो ने सही वक्त पर उसे बचा लिया। चूंकि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, ओटो को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जूली की तरह उसकी भी अपनी विल थी और उसे पता चला कि एकेडमी में आने का उसका पर्पस जूली की मदद करना था। उनकी बातचीत को नॉर्मन ने इंटरप्ट किया, जिसके पास अभी भी 100 से ज्यादा पपेट्स बचे थे। उसने उन्हें दोनों पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन आयतो ने सर वर्स्टीन की तलवार का इस्तेमाल किया और पपेट्स को एक एक करके काट डाला। उसकी पावर से शॉक होकर नॉर्मन ने खुद पूरा जोर लगाया और पपेट्स को एक फॉर्मेशन में खड़ा किया, लेकिन ओटो ने जूली को उठाए हुए सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। उसे पता चला कि नॉर्मन एक बार में सिर्फ 6 पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था। बाकी एक पैटर्न में चलते थे जिससे वह उन्हें आसानी से डॉज कर सका। गुस्से में नॉर्मन ने अपने पपेट्स को आयतों को डेमोलिश करने का आदेश दिया, लेकिन वो उन्हें एक एक करके काटता गया जब तक सिर्फ नॉर्मन न बचा। डेस्परेशन में उसने क्वीन पपेट को समन किया, जो ओटो के पीछे गोरिल्ला की तरह दौड़ा,
लेकिन ओटो ने अपनी स्वॉर्ड स्टाइल से इसके सारे लिम्स हटा दिए और इसे छोटे मेटल चंक्स में बदल दिया। हार मानकर नॉर्मन एक पपेट पर चढ़कर एस्केप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जूलियस ने अपनी पावर से आयतो को विंग्स दी और वे नॉर्मन का पीछा करने लगे। आखिरकार उन्होंने उस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जिस पर वो उड़ रहा था और उसे एक एलिवे में गिरा दिया। क्लॉडिया उसका वेट कर रही थी क्योंकि फाइट खत्म हो चुकी थी। आयोटो को अपनी रियल शक्तियों का इस्तेमाल करने से बैकलैश महसूस हुआ क्योंकि उसकी बहन ने उस पर एक बाइंडिंग डाली थी ताकि उसकी सैवेज शक्तियों को कैद कर सके। बेहोशी से जागने के बाद आयोटो ने पाया कि उसका सिर जूली की गोद में रेस्टिंग था और वो तुरंत उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जूली ने उसे वापस अपनी लैप में डाल दिया। आयाटो से सीखने के बाद कि उसकी बहन के पास इम्प्रिजनमेंट पावर थी और उसने उसकी शक्तियों पर लिमिट डालने के लिए इसका यूज किया था, वो सोचने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन आयोटो के पास इसका जवाब नहीं था और वो अपनी बहन से पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि वह पिछले 5 साल से मिसिंग थी। चूंकि उसके पास अभी भी फीनिक्स फेस्टा के लिए टैग पार्टनर नहीं था, उसने पूछा कि क्या वो इसका हिस्सा बन सकता है, लेकिन जूलियस ने मना कर दिया क्योंकि आयोटो अपनी रियल शक्तियों को केवल थोड़े समय के लिए यूज कर सकता था और हर फाइट के बाद ऐसा हो सकता था। लेकिन आयोटो को अपनी जान रिस्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसने जूली को मजबूर किया जब तक कि वो आखिरकार अग्री नहीं हो गई। वे दोनों एक स्टारी आकाश के नीचे होपफुल बैठे थे। क्लॉडिया ने नॉर्मन को टुकड़ों में रिप्ट कर दिया और याबुकी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने उसे मार डाला, लेकिन उसने उसे केवल खून से लथपथ और बैटर्ड छोड़ा था और उसे मारने का इरादा नहीं था क्योंकि वो इसका लेवरेज इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि रैक्विन अकादमी के सभी लोग उसकी बात माने। इस बीच ऑलरिक विंड अकादमी की कुछ मिस्टीरियस लड़कियों ने एक सर्वेलेंस कैमरे के जरिए उनकी जासूसी की। उन्होंने कहा कि नॉर्मन ने उनकी उम्मीद से बेहतर जॉब किया और फीनिक्स फेस्टा में आयाटो जैसे हाफ बेक लड़के का ध्यान रखना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेंट अल्कॉन अकादमी में सभी महान अकादमियों के छात्र परिषद अध्यक्षों की एक मीटिंग हुई, लेकिन क्वीनवेल अकादमी की विश्व प्रसिद्ध डीवा सिल्विया कहीं नजर नहीं आई, जिससे डेरेक, जो वुल्फ ब्लैक इंस्टीट्यूट से था, गुस्से में आ गया। सिल्विया की इंसल्टिंग आलोचना से नाराज सेंट गलाहडवर्थ अकादमी के छात्र परिषद अध्यक्ष अर्नेस्ट ने अपनी तलवार डर्क के गले पर रख दी और जिंग अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाई। हालांकि दोनों ने अपना चाइल्डिश खेल बंद करने का फैसला किया और जब उनका आर्ग्यूमेंट खत्म हुआ, डर्क ने ऑल रैक्वेंट के एक नए प्रकार के लक्ष्य विकसित करने की अफवाहों पर डिस्कस करना चाहा। चूंकि ऑल रैक्वेंट टेक्नोलॉजी के मामले में लाइट ईयर्स आगे था और अकादमियों के बीच सीक्रेट सौदे निषिद्ध थे, सभी अध्यक्ष सोच में पड़ गए कि क्लॉडिया ने ये डील कैसे हासिल किया। लेकिन सेंट अल्कॉन अकादमी सभी एक्सपेंसेस संभाल रही थी। स्कूल की ओर प्रैक्टिस के लिए देर होने की वजह से भागते हुए आयोटो गलती से किरिन से टकरा गया और दोनों फ्लोर पर गिर पड़े। उसकी साजिश रिवील हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत खुद को ढक लिया। आयोटो ने उसे उठने में मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर में कुछ स्टक था, जिससे वो पैनिक हो गई, लेकिन आयोटो ने उसे धीरे से हटा दिया। उसके चाचा ताउदो ने उसे वापस बुलाया, अपनी हरेम कलेक्शन में एक और लड़की को सिक्योर करने के बाद। आयोटो ट्रेनिंग क्षेत्र में गया ताकि आने वाले फीनिक्स फेस्टा के लिए जूली के साथ प्रैक्टिस कर सके। उसने उस पर स्पेल्स की बौछार कर दी, लेकिन उसने अपनी स्विफ्ट गति से सब डॉज कर लिया और जूली की ओर बढ़ता रहा। लेकिन जूली ने जमीन पर एक हिडन जादू डाला था जो आयोटो के कदम रखते ही एक्टिवेट हो गया। आग में घिरे हुए उसने अमंजरी तलवार शैली का यूज किया और जूली को हराने में सफल रहा। जूली के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आयोटो अब अपनी ट्रू शक्ति को 3 मिनट तक बिना साइड इफेक्ट के इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अगर वो दूसरी अकादमियों के ओवरपावर्ड छात्र परिषद अध्यक्षों और ओफेलिया, जिसने पिछले 2 फेस्टा जीते थे, को हराना चाहता था तो उसे इससे बेहतर करना होगा। उनकी बातचीत अचानक से सया और लेस्टर ने इंटरप्ट कर दी क्योंकि वे भी ट्रेन करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रैक्टिस तब रुक गई जब क्लॉडिया, कैमिला और अर्नेस्टा के साथ ट्रेनिंग क्षेत्र में घुस आई। ये जानकर कि दोनों स्कूलों ने एक नए प्रकार के लक्ष्य विकसित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, जूली को तुरंत समझ आ गया कि क्लॉडिया ने उन्हें अर्नेस्ट द्वारा बनाए गए पपेट्स के हमलों की रिपोर्ट न करने के बदले में इसके लिए राजी किया था। आयाटो के वहां मौजूद होने पर अर्नेस्टा उस तलवारबाज को चेक करना चाहती थी,
जिसने उसके पपेट्स को टुकड़ों में काट दिया था, और उसने उसे एक किस दे दिया जिसे जूली और साया ने अच्छा नहीं लिया। उन्हें कभी आयाटों को टच करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वे नाराज हो गए और अपने हथियार निकाल लिए। लेकिन कैमिला ने उनकी सभी कमियों को पॉइंट आउट किया और कहा कि उसका हथियार आउटडेटेड था और उसके पिता सेस्मी द्वारा विकसित किया गया था, जिसे गूफी हथियार बनाने के लिए ऑल रेक्वेंट से निकाल दिया गया था। सया ने कैमिला को अपने शब्द वापस लेने के लिए मजबूर करना चाहा, लेकिन अभी उससे ड्यूअल करने का कोई तरीका नहीं था, और अर्नेस्टा ने उसने उसे सुझाव दिया कि वो अपनी हेट्रेड को फीनिक्स फेस्टा में निकाले, जहां आर्लेक्विन गर्ल्स चली गई थी। सया ने अपनी इच्छा अनाउंस की कि वह भी फीनिक्स फेस्टा में हिस्सा लेना चाहती है और आयतों को अपना पार्टनर बनाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो पहले से ही उसकी पार्टनर था, जूलियस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे आयतों को रोप की तरह टग ऑफ वॉर में खींचने लगे। खुद को उन होर्नी लड़कियों के हाथों से फ्री करने के बाद आयतो एकेडमी में घूमने लगा और उसने किरिन को अपने अंकल ताओडो से थप्पड़ खाते हुए देखा। जैसे ही वो एक और मारने वाला था, आयतो ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। आयतो वायलेंस को अप्रूव नहीं करता था और उसे किरिन के साथ ड्यूअल में मजबूर होना पड़ा अगर वो चाहता था कि तोरू उसे और न मारे। हालांकि वो रिलक्टेंट था कि उसे किरिन से ड्यूअल करना पड़े, आयतो ने आखिर में अग्री कर लिया क्योंकि वो किरिन के लिए बेटर लिविंग कंडीशंस चाहता था और उसने ऑगरलॉक्स निकाला। किरिन तुरंत आयतो के पीछे दौड़ी और अपनी तलवार स्विंग करने लगी, लेकिन उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि आयतो इतना स्ट्रांग होगा क्योंकि वह उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। फाइट लगभग 3 मिनट्स तक चली। आयतो ने प्लान बनाया कि वो लास्ट सेकंड तक उसका अटैक डॉज करेगा और फाइट जीतेगा, लेकिन किरिन ने एक नूनो रिवर्स खींचा और उसके ब्लेजर पर स्कूल बैज को काटकर फाइट जीत लिया। जूलियस भी फाइट देख रही थी और चाहती थी कि आयतो एक्सप्लेन करे कि वो सेड अल्कन एकेडमी के रैंक 1 के साथ क्यों ड्यूअल कर रहा था। किरिन के आयतो के खिलाफ ड्यूअल जीतने के बाद तोरू उसे ले गया और उसे रिमाइंड किया कि उसके पास कुछ भी गोइंग ऑन नहीं था। उसने कहा कि वह एक यूजलेस इम्बेसाइल थी जिसे उसने रैंक 1 तक पहुंचाया था, और अगर वो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती थी तो उसे वही करना होगा जो वो कह रहा था। अपने फाइट के खत्म होने के बाद जूलियस ने आयतो को रेस्ट के लिए ले गई क्योंकि वो फिजिकली ड्रेन था अपनी ट्रू पावर्स को एक्सटेंड तक इस्तेमाल करने की वजह से। उसे एक्सपेक्ट था कि वो उससे मैड होगी कि उसने बिना उसकी अप्रूवल के किरिन से ड्यूअल किया, लेकिन जूलियस वास्तव में बहुत अफेक्शनेट थी और मैड होती अगर आयतो ने किरिन की हेल्प के लिए स्टेप इन न किया होता, क्योंकि वह भी वही करती अगर वो वहां होती। उसके नाइस रिमार्क सुनकर जूलियस बीटरूट की तरह लाल हो गई। हालांकि वो अभी भी थोड़ी एंग्री थी कि वो ड्यूअल हार गया। उसे इरेशनल लग रहा था और वह चाहती थी कि आयतो जीते, लेकिन उसने किरिन को भी प्रॉप्स दिए कि वो इतनी पावरफुल थी। लेकिन जूलियस नहीं चाहती थी कि वह उस पर फोकस करता रहे। सदोकन एकेडमी में 3 लोग थे जिन्हें जूलियस हरा नहीं सकती थी, और इसमें वो, क्लॉडिया और किरिन शामिल थे। क्लॉडिया एकेडमी में 2nd रैंक पर थी और एक ओगर लक्स पंडोरा वील्ड करती थी जो उसे 10 सेकंड्स भविष्य में देखने की पावर देता था, और वो एकेडमी में किरिन की तरह अनडिफीटेड थी। लेकिन किरिन को जो अलग करता था वो ये था कि उसके आर्सनल में कोई ओगर लक्स नहीं था और वो सिर्फ एक नॉर्मल जापानीज स्वॉर्ड इस्तेमाल करती थी। चूंकि किरिन ने उसका स्कूल बैच तोड़ दिया था, आयतो एक नया लेने क्लॉडिया के पास गया जो स्टूडेंट काउंसिल रिक्रिएशनल फैसिलिटी में अपनी प्लॉट डेवलपमेंट टाइम एंजॉय कर रही थी। क्लॉडिया समझ गई कि उसे किरिन से बैटल करना पड़ा था उसके अंकल की वजह से, लेकिन वो इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज फाउंडेशन का एम्प्लॉय था जो एकेडमी चलाता था और स्टूडेंट्स को स्काउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अपनी पोजीशन की वजह से उसने अपनी नीज से बेस्ट निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका क्योंकि उसकी पोजीशन हाई थी। अपने डॉम वापस जाते हुए आयतो क्लॉडिया की बातों के बारे में थिंक कर रहा था और उसने किरिन को डॉम के बाहर उसका वेट करते हुए पाया। किरिन आयतो को थैंक करना चाहती थी कि उसने उसे अपने अंकल से प्रोटेक्ट किया, हालांकि वो उसके लिए स्ट्रेंजर थी। लेकिन आयतो उसकी ग्रैटिट्यूड नहीं चाहता था क्योंकि वो ड्यूअल जीतने में फेल हो गया था। इसलिए उसने उसे सिर पर पैट दिया और कहा कि वो अपनी यूजलेस एस को चुप करे क्योंकि नो वंडर कोई उसे लव नहीं करता। इमोशनल डैमेज। चूंकि लोग ईव्सड्रॉपिंग कर रहे थे,
वे एकेडमी में वॉक के लिए गए, लेकिन किरण को उसके साथ वॉक करना वियर्ड लगा, क्योंकि वो पहले कभी किसी रिलेटिव के अलावा किसी मैन के साथ नहीं चली थी। आयतो को उसके स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में पता था, क्योंकि ये उसके जैसा एंशिएंट था, और किरण ने उनकी अर्लियर फाइट को टाइनियस्ट डिटेल्स तक एक्सप्लेन करना शुरू किया। किरण को लगता था कि वो एक क्लट्स और कावर्ड थी, क्योंकि वो बाकी हर चीज में प्रिटी मच यूजलेस थी, और उसे सिर्फ तभी हैप्पी फील होता था जब वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ती थी, ये वंडर करते हुए कि वो अपने एब्यूजिव अंकल को क्यों झेलती थी। किरण ने आयतो को बताया कि वो ये सब अपने फादर को सेव करने के लिए कर रही थी। हालांकि उसका अंकल एक था, फिर भी वो उसके प्रति इंडेप्टेड फील करती थी, क्योंकि उसने उसे टॉप तक पहुंचाया था, और वो इसके लिए शिट्टीएस्ट इंसान बनकर कॉम्पेंसेट करता था, क्योंकि वह जेनोस्टला से हेट करता था। अपनी बात एक्सप्लेन करने के बाद उसने देखा कि कहानी में किरण ने मेंशन किया कि उसके पास कोई स्पार करने वाला नहीं था, और उसने थायाटो से उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछा। ये सुनकर उसने उसे अपने ट्रेनिंग सेशंस में जूली और बाकियों के साथ इनवाइट किया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकी, क्योंकि उसके अंकल नहीं चाहते थे कि वो अपना स्टाइल सबको दिखाए। तो आयोटो ने उसे अपने अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग में इनवाइट किया। जब वो रात को किरण को उसके डॉम तक छोड़ने गया, सैद अचानक उस पर जंप कर पड़ा और आयोटो से डिमांड किया कि वो उस लड़की के बारे में बताए जिसके साथ वो उस दिन था। दिन बीतते गए आयोटो और किरण के मॉर्निंग में ट्रेनिंग के साथ, और एक दिन उसने जूली को देखा और उसे लंच के लिए ज्वाइन करने को कहा। जूली आयोटो से पूछना चाहती थी कि वो किरण के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा था, और उसने गलती से अपने लिए एक स्पाइसी करी ऑर्डर कर लिया। ये जानने के बाद कि वो सुबह किरण के साथ प्रैक्टिस करता था, उसने खुद को स्पाइसी करी खाने के लिए मजबूर किया, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज्यादा था। तो आयोटो ने अपनी लंच उसके साथ ट्रेड करने की ऑफर की। जब उसने जवाब नहीं दिया, आयोटो ने सोचा कि शायद उसे किसी और की प्लेट से खाना पसंद नहीं था, लेकिन जूली रिस्पॉन्सिबल बनना चाहती थी, और जो उसने ऑर्डर किया उसे खाना चाहती थी। आयोटो ने उसे रिमाइंड किया कि ऐसी छोटी चीजें पार्टनर्स के बीच कंसर्न की बात नहीं होनी चाहिए, और उसने लंच उसके साथ ट्रेड कर लिया, जिसके बाद उसका एजो स्पाइसी करी से जल उठा। आर्लेक्विन एकेडमी में केमाइला ने अर्नेस्टो को जगाया। आयोटो और किरण मूव पर थे, क्योंकि उन्होंने फिर से उन पर अटैक करने की प्लान बनाई थी, ताकि आयोटो की पावर के बारे में और जान सकें। अपने डेली मॉर्निंग ट्रेनिंग के दौरान आयोटो ने नोटिस किया कि फॉग उस दिन ज्यादा डेंस था, और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ स्ट्रेंज प्रेजेंस महसूस हुई, उन्होंने हाथ छोड़ दिया। वे सोच रहे थे कि ये कहां से आ रही होगी। तभी कुछ अजीब क्रीचर्स ने उन्हें घेर लिया, और एक ने आयोटो पर अटैक किया, लेकिन उसने अपनी लक की स्वॉर्ड को उसके माउथ में डालकर उसे रोक दिया। जब क्रीचर ने फिर से अटैक किया, आयोटो ने उसकी लेग काट दी, लेकिन क्रीचर ने उसे तुरंत रिजेनरेट कर लिया और ग्रुप में मिलकर उस पर हमला करने लगा। अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए उसने सबको मिंस्ड मीट में बदल दिया, लेकिन क्रीचर्स ने अपना पूरा बॉडी तुरंत रिकवर कर लिया। चूंकि यूजुअल स्लैशिंग और थ्रस्टिंग काम नहीं कर रहा था, किरण ने रियलाइज किया कि वे शायद रोबोट्स थे और उनका एक कोर था। उसने एक क्रीचर को टाइनी पीसेस में काट दिया जब तक उसका कोर रिवील नहीं हुआ, और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। कोर को देखकर आयोटो ने रियलाइज किया कि ये उन आर्लेक्विन स्कम्स का काम था, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि क्रीचर्स ने उस पर फायरबॉल्स फेंकना शुरू कर दिया था। जब वो उनसे भाग रहा था, उसके पैरों के नीचे एक सिंखोले बन गया और वो लगभग उसमें गिर गया, लेकिन किरण ने सही टाइम पर उसका हाथ पकड़ लिया। हालांकि किरण के नीचे की जमीन भी ढह गई और वे दोनों सिंखोले में गिर गए। सिंखोले में गिरते हुए किरण ने आयोटो को पकड़ रखा था, क्योंकि चारों तरफ पानी था और उसे स्विम करना नहीं आता था। उसकी हालत देखकर आयोटो का एक्सकैलिबर अनशीथ होने लगा, लेकिन उसका फन टाइम एक ह्यूज ड्रैगन ने इंटरप्ट कर दिया। कोई ऑप्शन न बचने पर उसने अपनी सीक्रेट पावर्स अनलॉक की और ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक किया, जिससे वो वॉल में जा गिरा। किरण चाहती थी कि आयोटो उसे छोड़ दे अगर वो उसके रास्ते में थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके कारण हर्ट हो, क्योंकि हमेशा कोई न कोई उसकी मदद का प्राइस चुकाता था। लेकिन आयोटो ने उसे चीयर किया और उसके सिर पर पैट दी। किरण के शांत होने के बाद
आयोटो ने अपनी सर्विस का इस्तेमाल करके किरण के बैठने के लिए जगह बनाई और ड्रैगन का सिर काट दिया जब वो फिर से उसके पास आया। लेकिन बाकी क्रीचर्स की तरह ड्रैगन ने भी उसे जल्दी रिजेनरेट कर लिया। ड्रैगन का भी एक कोर था, लेकिन वह इसके बॉडी में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था, तो उसके पास केवल एक ऑप्शन बचा था कि वो अपनी प्रणा का इस्तेमाल करके अपनी सर्विस को बड़ा करे और ड्रैगन को उसके कोर सहित आधे में काट दे। हालांकि अपनी पावर को लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने के इफेक्ट से वो पेन में चीख उठा और अनकॉन्शियस होकर किरण की आर्म्स में गिर गया। रेस्क्यू टीम आई और उन्हें सिंखोले से बचाया। पियरे ताउदू के पास वापस गया, जो नहीं चाहता था कि वो आयोटो के क्लोज आए, क्योंकि वो हाल ही में हार्लेक्विन के साथ कुछ ट्रबल में पड़ गया था और ये हैसल होगा अगर वो उसे अपने मेस में खींच ले। हालांकि किरण ने उससे कहा कि वह अपने न्यू फ्रेंड से बात करना कभी नहीं रोकेगी। ये सुनकर ताउदू ने किरण को स्लैप किया, लेकिन किरण अब अपने रास्ते पर चलना चाहती थी और उसने उसका अगला प्रहार रोक दिया। जब वो शॉक्ड खड़ा था, किरण ने उससे कहा कि अब वो अपने लिए फैसले खुद करेगी और दूसरे दिन वो पर्सन जिसे वह ड्यूअल करना चाहती थी आ गया और किरण एक अरीना में आयतो के साथ थी, क्योंकि उसने उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज किया था। जूली को वरीड महसूस हुआ, क्योंकि वो पहले ही उससे हार चुका था, लेकिन साया ने उसे बताया कि वह स्ट्रॉन्गर लोगों से लड़ने का आदी था। यहां तक कि लेस्टर को भी लगा कि उसके पास कुछ स्लीव में था, क्योंकि उसने फाइट में जाने से पहले अपने लुक्स की रिक्वेस्ट की थी। जब उनका ड्यूअल शुरू हुआ, किरण ने तुरंत आयतो पर कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक्स के साथ चार्ज किया, लेकिन आयतो ने अपनी लक स्वॉर्ड और अपने शरीर के चारों ओर घूमने वाले प्रणा का इस्तेमाल करके सब कुछ ब्लॉक कर दिया। उसके अटैक्स काम न करने पर किरण ने 49 अटैक स्किल्स को ऐसे कंबाइन किया कि आयतो डॉज न कर सके, लेकिन वो भी पावर्ड अप हुआ और स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके एक लक स्पीयर इक्विप किया, जिसने किरण को ऑफ गार्ड कर दिया। हालांकि ये थोड़ा वर्क किया, किरण ने आयतो पर प्रेस करना जारी रखा जब उसने स्पीयर उसकी ओर फेंका और एक पेयर ऑफ लक डैगर्स निकाला। जब उसने डैगर्स को पैरी किया, किरण ने सोचा कि वो जीत गई, लेकिन वो चीकी ग्रैपलिंग भी जानता था और किरण को जमीन पर पटक कर ड्यूअल जीत लिया। ड्यूअल खत्म होने के बाद जूलियस और सिया ने उसे उनकी स्कूल की टॉप रैंक के खिलाफ जीतने के लिए कंग्रेचुलेटेड किया। क्लॉडिया जल्द ही किरण के साथ आई और उसने तुरंत आयतो से रिक्वेस्ट की कि वो उसके ट्रेनिंग सेशंस में ज्वाइन कर ले। उसने सबको बताया कि उसने पहले उसे इनवाइट किया था, लेकिन अपने अंकल की वजह से उसे रिफ्यूज करना पड़ा। हालांकि जूली के मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। उसने आखिरकार किरण को ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन करने की परमिशन दे दी, लेकिन उसकी थोड़ी सी हैप्पीनेस उसके अंकल ने डिस्ट्रॉय कर दी, जो उसे वापस लेने आया था। उसने अपनी फिस्ट से बात करने की कोशिश की और किरण को पंच करने की कोशिश की, लेकिन आयतो ने उसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब उसका किरण से कोई बिजनेस नहीं था। उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि वो सबको उसके फादर के बारे में बता देगा, लेकिन क्लॉडिया को उसकी से इनफ हो गया था और उसने धमकी दी कि अगर वो किरण के माइंड को करप्ट करने की कोशिश जारी रखेगा तो वो अपनी मदर को बताएगी, जो उससे हायर रैंक पर थी। ये सुनकर टॉरस हॉरर में कमरे से बाहर चला गया। किरण ने उसे सब कुछ के लिए थैंक्ड किया जो उसने उसके लिए किया था, लेकिन वो एक वर्ड भी नहीं बोला और चला गया। किरण भी ट्रेनिंग सीजन में ज्वाइन हो गई। सिया ने उसके साथ पार्टनरशिप की, लेकिन वे प्रैक्टिस डमीज से डील करने में स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनके पास टीम वर्क की कमी थी। किरण के खिलाफ ड्यूअल जीतने के बाद आयतो की पॉपुलैरिटी स्कूल में बढ़ गई। गर्ल्स अक्सर उसके पास ऑटोग्राफ्स के लिए आती थी। कैफेटेरिया में बैठे हुए सारी लड़कियां जेलस थी, क्योंकि आयतो एक चिक मैग्नेट बन गया था। ये बाउंड टू हैपन था, क्योंकि उसने स्कूल के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट को हरा दिया था। साया, किरण और उसके क्लासमेट्स भी आयतो के फैन बन गए थे। जूली सोच रही थी कि अगर उन्हें फीनिक्स फेस्टा में आयतो से फाइट करना पड़ा तो वे क्या करेंगे, क्योंकि वे उसके बहुत फॉन्ड हो गए थे। ये सुनकर साया को लगा कि उसे किरण के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि वे टीम के रूप में बेहतर वर्क कर सकें। उसने सबको बताया कि वे कल प्रैक्टिस स्किप करेंगे। हालांकि साया सबसे पहले ये एक्सप्रेस करने वाली थी कि उसे क्या पसंद है। वो शॉपिंग जाना चाहती थी। वो नॉर्मली ये सिंपल टास्क नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह डायरेक्शनली चैलेंज थी और जीपीएस इस्तेमाल करने के बावजूद शहर के अपोजिट कॉर्नर में पहुंच जाती थी।
तो सारी गर्ल्स साथ में शॉपिंग के लिए गई ताकि साया के फादर के लिए गिफ्ट खरीद सकें। लेकिन उन्हें उसके लिए कुछ सूटेबल नहीं मिला क्योंकि वह एक मैड साइंटिस्ट था जो गूफी एज वेपन्स बनाना पसंद करता था। साया ने एक लक्स वेपन शॉप का डायरेक्शन दिखाया और किरण से पूछा कि क्या वह उसे वहां ले जाएगी। शॉप के पास पहुंचते ही स्टेयर्स ने उन्हें घेर लिया, लेकिन वे शॉप में आगे बढ़ते गए। वहां पहुंचकर साया ने एक स्पेशल लक्स गन देखा और उसे खरीद लिया। हालांकि शॉपकीपर ने उसे बताया कि ये एक पीस ऑफ हंक था। टायरन ने वंडर किया कि वो एक फ्लॉड लक्स वेपन क्यों खरीदेगी। साया ने बताया कि इस लक्स मॉडल में एक स्पेशल जनरेटर था, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इश्यूज की वजह से इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था। फिर भी उसके फादर को ऐसा गिफ्ट पसंद आएगा। साया का काम हो जाने के बाद अब किरण की टर्न थी। उसने साया से कहा कि उसे वाटर पार्क ले जाएं, क्योंकि वो स्विम सीखना चाहती थी। उसे स्विम करने में हेल्प करते हुए साया ने सोचा कि उसे आयतो से हेल्प मांगनी चाहिए थी, लेकिन किरण उसे सरप्राइज करना चाहती थी और उसे फेवरेबल वे में देखना चाहती थी। साया ने उसकी बात से खुश होकर उसे एक फॉर्मिडेबल एनिमी माना, क्योंकि वे दोनों एक ही एक्सकैलिबर के पीछे थे। साया उनके लिए ड्रिंक्स लेने गई। जब वो अवे थी, किरण अकेले स्विम करती रही और गलती से वायलेट से टकरा गई, जो क्वीन मेल एकेडमी की स्टूडेंट थी। वायलेट ने तुरंत उसके प्रति अग्रेसिव होना शुरू कर दिया। जब अचानक उसने महसूस किया कि वो मशहूर लाइटनिंग ब्लेड स्पीड थी और उसका पूरा व्यवहार किरण की ओर बदल गया। हालांकि वो हंस नहीं सकी जब उसे पता चला कि अल्कन हाई स्कूल की पूर्व रैंक 1 को तैरना नहीं आता था और वो वापस एक बन गई। इस हंगामे को पूल के बाहर से देखते हुए सिया ने वायलेट पर एक फ्लोटेबल मैन फेंका और उसे अपने पार्टनर का मजाक उड़ाना बंद करने के लिए कहा। जब वायलेट को पता चला कि सिया उसकी एकेडमी में अनरैंक थी, उसने उसके प्रति भी एब्यूजिव व्यवहार शुरू कर दिया और उसे ड्यूल के लिए चुनौती दी, चेहरे पर शांत भाव के साथ, जिसने वायलेट को गुस्सा दिलाया। साया ने ड्यूल स्वीकार कर लिया और पूल पार्टी में मौजूद सभी लोग इस लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब ड्यूल शुरू हुआ, साया ने एक रेलगन समन किया और वायलेट को पूल के दूसरी ओर धकेल दिया। दिन बीत गया और जब सूरज ढल रहा था, सिया और किरण पूल के किनारे पर एक साथ बैठे और अपने कॉकटेल्स पीने लगे। साया चाहती थी कि किरण दूसरों से लेना बंद करे और उसे खुद पर प्राउड होने के लिए कहा, लेकिन किरण इस तरह के व्यवहार की आदी थी क्योंकि उसके अंकल ने उसे ऐसा बताया था। साया ने उसे इस इशू को ठीक करने के लिए कहा और उसकी तारीफ करती रही जब तक उसकी आंखें नम नहीं हो गई। अगले दिन दोनों ने अपनी यूजुअल ट्रेनिंग सेशन शुरू की, लेकिन इस बार उनकी कोऑर्डिनेशन परफेक्ट थी और वे आयोत्तो और जूली से हायर स्कोर हासिल करने में सफल रहे, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक दिन में उन्होंने क्या किया। डग अपने सबॉर्डिनेट के साथ एक कैदी आयरीन से मिलने गया और उसे फीनिक्स फेस्टा में हिस्सा लेने के लिए कहा ताकि वो आयतों को नष्ट कर सके, लेकिन अगर वो पूरा टूर्नामेंट जीत ले तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। आयतो डग के लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम था, इसलिए वो अब इससे छुटकारा पाना चाहता था। ये पक्का करने के बाद कि उसकी बहन की सुरक्षा होगी, आयरीन ने ऑफर स्वीकार कर लिया क्योंकि वो इतने लंबे समय तक कन्फाइनमेंट में रहने से बोर हो गई थी। फीनिक्स फेस्टा के उद्घाटन समारोह में एक विशाल भीड़ इकट्ठा हुई और चेयरमैन मेसा ने लोगों को स्पीच दिया। पिछले फेस्टास के विपरीत मेसा ने ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट्स के उपयोग की अनुमति दी और पार्टिसिपेंट्स को पपेट्स के साथ खुद को सब्स्टिट्यूट करने की भी अनुमति दी। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद जूली और आयतो ने लाइट लंच की योजना बनाई क्योंकि उनकी मैच शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था। लेस्टर भी वहां मौजूद था, इसलिए आयतो ने उसे इनवाइट किया और किरण के साथ ड्यूल के दिन उसका लक्ष्य उधार देने के लिए धन्यवाद दिया। लेस्टर कॉम्प्लीमेंट्स में अच्छा नहीं था और बस उसने कहा कि वो तब तक न हारे जब तक वो उसके लेवल तक न पहुंच जाए। साया अचानक कहीं से उछल कर आई और आयतो को हार्ट अटैक दे दिया जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया। किरण भी वहां पहुंची, लेकिन आयतो सोच में पड़ गया कि वे कहां थे क्योंकि वो उन्हें ढूंढ रहा था। दोनों सबके लिए लंच तैयार करने गए और आयतो से इसे अप्रिशिएशन के टोकन के रूप में स्वीकार करने को कहा। उसने लंच बॉक्स खोला तो कुछ खूबसूरत राइस बॉल्स देखे और किरण के सिर पर थपथपाया। साया ने भी वही डिश बनाया था, लेकिन उसका डिश ऐसा लग रहा था जैसे हेल की गहराइयों से बनाया गया हो।
फिर भी आयतो को उसे भी थपथपाना पड़ा, क्योंकि वो एक थी जो अटेंशन मांगती थी। जूली भी सीक्रेटली थपथपाना चाहती थी, लेकिन आयतो से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। खाना खाने के बाद आयतो ने फूड गॉड्स को धन्यवाद दिया और वे टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम देखने के लिए तैयार हो गए। फेस्टा 2 हफ्तों तक चलेगा, जिसमें पहला हफ्ता एलिमिनेशन राउंड होगा, जो टीम्स को 256 से 32 तक कम कर देगा, और दूसरा हफ्ता मेन इवेंट होगा। पहले दिन के दूसरे मैच के लिए आयतो और जूली को अरीना में बुलाया गया और आयतो को द प्रोडिजी के रूप में पेश किया गया, जिसने कुछ ही हफ्तों में शायद अल्कन एकेडमी का रैंक 1 हासिल किया था, और वो इस टूर्नामेंट का एकमात्र रैंक 1 था। जब जूली को पेश किया गया तो उनकी ब्यूटी पर पूरी भीड़ जंगली हो गई। दोनों अरीना में अपनी पहली लड़ाई के लिए कूद पड़े। जूली ने प्रेडिक्ट किया था कि उनके अपोनेंट्स क्लोज रेंज कॉम्बैट पसंद करेंगे, इसलिए उसने अपोनेंट्स को आयतो के हवाले छोड़ दिया और पीछे रहकर अपनी इनर पावर्स को समन किया। आयतो ने अपनी सैवेज फोर्सेस के शैकल्स तोड़ दिए और एक पल में दोनों एनिमीज के बैजेस को अपने ऑगलॉक से काट दिया। जो कुछ भी उन्होंने देखा, पूरी भीड़ ने आयतो के फ्लैम्बॉयंट और एफर्टलेस पावर डिस्प्ले के लिए हर्षोल्लास किया। राउंड 1 के लिए दोनों ने अपने टीम वर्क पैटर्न्स को रिवील नहीं किया और किसी को आयतो की पावर की लिमिट का पता नहीं चला, क्योंकि उसने फाइट को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। पोस्ट फाइट इंटरव्यू देने के बाद दोनों अपने दोस्तों से मिलने वापस गए। हालांकि उनकी फाइट एक्साइटिंग थी, याबुकी वहां उन्हें चीयर करने के लिए नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वे बिना डाउट के वो जीत जाता, और असली रीजन वो वहां पहुंचा था तीसरे मैच को देखने के लिए, जिसमें आर्लेक्विन के पपेट्स थे। ह्यूमंस ज्यादातर कॉम्बैट पपेट्स को बाहर से मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन वे जेनोस्टेला बच्चों को पपेट्स के साथ हरा नहीं सकते, क्योंकि उनकी रिएक्शन टाइम बहुत स्लो है। जैसे ही कमेंटेटर कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करने वाला था पपेट्स के बारे में, अर्नेस्ट ने उसे एक मेमो भेजा जिसमें लिखा था कि दोनों पपेट्स ऑटोनॉमसली काम कर सकते हैं। मेल का नाम ARD था, जबकि फीमेल का नाम RMC था। उनके अपोनेंट्स फाइट के लिए तैयार हो गए, लेकिन आर्ट वहां विन करने नहीं आया था, बल्कि सबको अपनी डिग्निटी दिखाने के लिए। उसने अपने एनिमीज को 1 मिनट का समय दिया कि वे पूरी ताकत से अटैक करें, और वादा किया कि वो उस दौरान एक उंगली भी नहीं उठाएगा। उसकी ब्लंटनेस से गुस्से में RMC ने आर्ट के हेड पर शॉट मारा और कहा कि वो अपना एम्प्टी ब्रेन मेंटेनेंस में ठीक करवाए, क्योंकि वो बिना रीजन के फाइट को मुश्किल बना रहा था। लेकिन आर्ट एक डिस्प्ले देना चाहता था ताकि लोग एंजॉय करें और रियलाइज करें कि वे कितने कॉम्पिटेंट हैं। एर्नेस्टा को डिसऑनर न करने के लिए RMC ने ARD के प्रपोजल को वापस लेने से मना कर दिया और प्रॉमिस किया कि वो भी 1 मिनट तक अटैक नहीं करेगी। उनके अपोनेंट्स ने तुरंत पपेट्स का पीछा किया। ग्रे हेड गाय मॉर्टिस ने अपने आर्म्स को टाइफून्स में बदला और ARD पर अटैक किया, लेकिन पपेट ने अपने शील्ड से उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर दिया। 15 सेकंड्स बीत चुके थे और मॉर्टिस अभी भी एक हिट नहीं लगा पाया था। वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलना चाहता था, लेकिन शॉक हो गया जब उसने देखा कि RMC अपने टीममेट जर्ड की गन से फायर्ड बुलेट्स को शूट कर रही थी। केवल 30 सेकंड्स बचे थे। मॉर्टिस ने अपने पावर्स को मैक्सिमम तक चार्ज किया और पूरी माइट से हिट मारा, लेकिन ओवरपावर्ड पपेट्स को एक स्क्रैच भी नहीं आया और फाइट को इंस्टेंटली खत्म कर दिया। सब पपेट के ओवरवेलमिंग डिस्प्ले ऑफ पावर्स से शॉक थे। ऑटो सोच रहा था कि अगर ये पपेट्स उसके पीछे आ गए तो क्या होगा। ARD ने जो लाइट बैरियर यूज किया था एनिमी के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, वो दूसरों के लिए पेन इन दी एज होने वाला था। जूलीज ने थॉट किया कि इसके लिए सीरियस फायर पावर चाहिए होगा। अचानक सया को अपने फादर ससेमिया का कॉल आया, जिसने सबको बताया कि ये पपेट्स इतने एडवांस्ड हैं कि ह्यूमंस इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते और शायद ये AI है। उसने साया को एक नया वेपन भेजा था, लेकिन वो फर्स्ट मैच के लिए नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसे अभी रिसीव नहीं हुआ था। इसलिए वो चाहता था कि साया कस्टम्स में जाकर उसे ले आए। अपने पपेट्स के फाइट जीतने पर अर्नेस्टो को उनके ग्रेट परफॉर्मेंस पर प्राउड था। आर्ट ने कहा कि उससे कम की एक्सपेक्ट न करे। RMC को यह कमेंट एरोगेंट लगा, इसलिए उसने अपने पार्टनर को फ्लोर पर गिरा दिया, क्योंकि उसने उनके मास्टर का डिसरिस्पेक्ट किया था। हालांकि उनके स्टैट्स इक्वल थे, फिर भी ARD RMC के सामने हेल्पलेस महसूस कर रहा था और सीखा कि मेन हमेशा उस वुमन के सामने हेल्पलेस होते हैं जिसे वे लव करते हैं।
लंबे समय तक ट्रेनिंग के बाद आयतो और जूलियस अरीना में वापस रश करना चाहते थे, क्योंकि वे अपने फ्रेंड्स की फाइट मिस नहीं करना चाहते थे। लेकिन वे रुक गए जब उन्होंने देखा कि एक ह्यूज क्राउड आयरीन को कुछ गूंज को पीटते हुए देख रही थी। जब आयरीन ने आयतो को देखा तो उसने उसे तुरंत अपने टारगेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया और उसके पास गई। लेकिन जूलियस ने खुद को उनके बीच में रखा और आयरीन को कहा कि वो मूव द ऑफ करे। हालांकि दोनों को पीछे हटना पड़ा जब आयरीन ने अपना ओगर लक्स तुरंत समन किया। लेकिन आयरीन की एग्रेशन को उसकी सिस्टर प्रिसिला ने रोक दिया। उसने जूलियस और आयतो से अपोलोजाइज किया और आयरीन को फोर्सफुली रेनबो करने के लिए मजबूर किया। उनके जाने के बाद जूलियस ने रियलाइज किया कि आयरीन किसी रीजन से आयतों को टारगेट कर रही थी और उसका वेयरवुल्फ एकेडमी से होना उसे श्योर कर रहा था कि वो कुछ ईविल करने की सोच रही थी। इस बीच किरण और सया का मैच शुरू होने वाला था और सया एंग्री थी कि आयतो अभी तक उन्हें फाइट देखने नहीं पहुंचा था। उनकी फाइट आयतो और जूलियस के अराइव किए बिना शुरू हो गई। उसने अपना रेलगन समन किया और एनिमी के पीछे एक बैंडेड लक स्वॉर्ड के साथ गई, जबकि किरण ने बेयरफिस्टेड गाय से लड़ाई की। उसने एलिगेंटली उसकी स्लैशेस को अपने फिस्ट से कई बार पैरी किया, लेकिन किरण उसके लिए टू मच साबित हुआ। सया ने अपने एनिमी के साथ ब्लोस ट्रेड किए, लेकिन दोनों इक्वल ग्राउंड्स पर थे जब तक कि सया ने उसे बुली करने का डिसाइड नहीं किया और अपने ह्यूज रेलगन से उसके सर्किट्स को फ्राई कर दिया। डेज बीतते गए और फीनिक्स फेस्टा के 5th डे पर जूलियस और आयतो को टूर्नामेंट के 2nd राउंड में क्वीन वेल एकेडमी के इयन और यसुगा से फाइट करना था। चूंकि उसने फर्स्ट राउंड में सब कुछ आयतो पर छोड़ दिया था, जूलियस इस बैटल को खुद फाइट करना चाहती थी और टू स्वॉर्ड के साथ लड़ी। लड़कियों ने अकेले अपनी इनिशियल हमले को रोकने के बाद जूली ने यासुगा पर आग बरसाई और तुरंत उसका बैच तोड़ दिया। यन उसके हमलों को काटने में सक्षम था, लेकिन वो आखिरकार जूली के जादू के जाल में फंस गई और जल्द ही एलिमिनेट हो गई। दूसरा राउंड उनके लिए पार्क में टहलने जैसा था। दोनों एक साथ चाय पीने बैठे और जूली ने शर्मिंदगी के साथ आयतो को कुछ सैंडविच दिए। सैंडविच वास्तव में स्वादिष्ट थे, लेकिन आयतो ने उसे वैसे पैट नहीं किया जैसे उसने दूसरों को किया था और इससे वो नाराज हो गई। उसे लगा कि ये अनफेयर है और उसने आयतो को मजबूर किया कि वो उसे पैट करे। हालांकि उसे इस बारे में शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वो कुछ प्लॉट डेवलपमेंट चाहती थी, इसलिए वो तुरंत उठी और फीनिक्स फेस्टा के लाइव स्ट्रीम से जुड़ गई, जहां लेस्टर और रैंडी आयरीन और उसकी बहन के साथ लड़ रहे थे। वे लगातार हिलते हुए निशाना बनने से बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आयरीन का ओगर लक्स ग्रेवी शीथ अपने यूजर को जल्दी थका देता था और उसने इस लड़ाई को लंबा खींचने की योजना बनाई ताकि उन्हें एडवांटेज मिले। हालांकि आयरीन ने पहले भी इस सिचुएशन का अनुभव किया था और उसने ग्रैबी शीथ के साथ रैंडी को जमीन पर पटक दिया, जबकि लेस्टर को चेहरे पर लात मारी। जब लेस्टर जमीन पर पड़ा था, उसने रैंडी को बेहोश कर एलिमिनेट कर दिया। अपने साथी को हारा हुआ देख लेस्टर ने ताकत जुटाई और आयरीन पर पूरी माइट से हमला किया। उसने शुरू में हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये फोर्स बहुत स्ट्रांग थी और वह दीवार से जा टकराई। अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए उसने अपनी बहन के खून को चूसा। मेरा मतलब बॉडीली फ्लूइड्स नहीं, खून। लेकिन यह खतरनाक नहीं था, क्योंकि प्रिसिला के पास शानदार रिजनरेटिव एबिलिटीज थी और वो अपना खून भी रिजनरेट कर सकती थी। तो वो बेसिकली आयरीन के लिए एक चलता फिरता ब्लड बैग थी। लेस्टर के पास पहुंचकर आयरीन ने कहा कि उसका ओगर लक्स खून मांगता है अपनी पावर के बदले में, और हथियार को वील्ड करने वाला खुद को ड्रेन कर लेता है। इसलिए ग्रैबी शीथ उन्हें वैम्पायर में बदल देता है ताकि वो खून एब्जॉर्ब कर सके। अपने पावर्ड अप हथियार के साथ उसने लेस्टर के चारों ओर ग्रेविटी को इंटेंसिफाई किया और ग्रेविटी मैजिक बॉल्स उसकी ओर फेंके, जिन्हें वह मुश्किल से रोक पाया। जैसे ही वो जवाबी हमला करने वाला था, आरी ने ग्रेविटी को और बढ़ा दिया और ग्रैबी शीथ को उसकी गर्दन पर रखकर उसे फाइट से टैप आउट करने पर मजबूर कर दिया। 3 दिन बाद आयतो और जूली फाइनल में पहुंच गए थे। क्लॉडिया को लगा कि उसके कंधों पर बहुत बर्डन है, इसलिए वो उसे अपनी जूसी प्लॉट का स्वाद देना चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से आयतो को जाना पड़ा, क्योंकि सेंजी खो गई थी और उसे किरण की मदद करनी थी। क्लॉडिया उस पर नाराज थी कि उसने उसे हैंगिंग छोड़ दिया,
लेकिन आयतो ने बाद में अपने एक्सकैलिबर से इसकी भरपाई करने का प्रॉमिस किया। सेंजी की तलाश में आयतो की मुलाकात प्रिसिला से हुई, जो कुछ गूंज से भाग रही थी। गूंज ने आयतो को कहीं से रिकॉग्नाइज किया, इसलिए उसने उनसे लड़ने के बजाय प्रिसिला को पास की इमारत की छत पर ले गया। सोच रहा था कि प्रिसिला जैसी गुड लड़की के पीछे गूंज क्यों पड़े हैं। आयतो को पता चला कि आयरीन ने पास के कैसीनो में गड़बड़ की थी और तब से गूंज उसके पीछे थे। फिर भी वो नहीं चाहती थी कि आयतो उसकी बहन के बारे में बुरा सोचे, क्योंकि इलमैनर्ड होने के बावजूद वो दिल से अच्छी थी। अचानक आयरीन आसमान से उड़ती हुई आई, ये सोचकर कि आयतो उसकी बहन के साथ फ्रिस्की चीजें कर रहा था। लेकिन प्रिसिला ने उसे असली स्टोरी बताने की कोशिश की। फिर भी वो आयतो को लेसन सिखाने पर अड़ी थी, जब तक कि प्रिसिला उसके लिए खड़ी नहीं हुई। आयरीन ने पूछा कि वो एलेवे में क्या कर रहा था, लेकिन जवाब देने से पहले उसे सया का कॉल आया, जो किरण से मिल चुकी थी। ये जानकर कि वो अपनी लॉस्ट दोस्त की तलाश कर रहा था, वो आयतो की इंडेप्टेड नहीं रहना चाहती थी, और उसने दिखाया कि उसकी फाइनल बैटल उसके साथ थी। गूंज द्वारा अपनी बहन को टारगेट किए जाने से गुस्से में आयरीन ने डर्क पर गन्स ब्लेजिंग के साथ हमला किया और उसे याद दिलाया कि अगर उसकी बहन को कोई हार्म हुआ तो वो कोऑपरेटिव नहीं होगी। वेयरवुल्फ एकेडमी में कुछ लोग थे जो डर्क की भी नहीं सुनते थे, लेकिन उसे ये ह्यूज प्रॉब्लम नहीं लगा कि उसकी बहन को चोट लगे, क्योंकि वो रिजेनरेट कर सकती थी। उसके कमेंट से रेज में आयरीन ने डर्क पर हमला किया, लेकिन केवल उसका गाल थोड़ा स्क्रैच कर पाई। चीजें शांत होने के बाद और आयरीन के चले जाने पर डर्क ने अपनी असिस्टेंट कोरोना को फीनिक्स फेस्टा के विजेता की रीडिंग करने का ऑर्डर दिया। उसने अपना मैजिक किया और डर्क को गुड न्यूज दी कि आयरीन और उसकी बहन जीतेंगी। अपने ट्रेनिंग एरिया में जूली को पता चला कि आयतो को आयरीन और प्रिसिला ने डिनर के लिए इनवाइट किया था, और वह उसकी गुस्सा होने की वजह थी कि उसका पार्टनर ने अभी अभी उनके एनिमी से एक इनविटेशन स्वीकार कर लिया था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसके साथ जाएगी, ताकि कोई और उसके एक्सकैलिबर को अनशीथ न कर सके। प्रिसिला के घर में घुसते ही आयरीन कुछ ज्यादा ही नाइसर थी, और प्रिसिला कुछ अच्छा दिखने वाला फूड सबके लिए लाई। आयरीन तुरंत उस फूड पर हाथ डालना चाहती थी, लेकिन प्रिसिला ने कहा कि पहले गेस्ट्स को खाने दो। खाना खाने के बाद प्रिसिला चली गई और आयरीन ने उन दोनों को बताया कि उसने डर्क से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उधार लिया था और वो थोड़ा थोड़ा करके उसकी ऑर्डर्स मानकर चुका रही थी। डर्क ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जो उसे फेस्टा में ज्वाइन करने से रोकता था, ताकि वो प्राइज मनी से डेट न चुका सके और उसकी सर्विस में बनी रहे। लेकिन इस बार डर्क ने उसे आयोत्तों को डिस्ट्रॉय करने और फीनिक्स फेस्टा में हिस्सा लेने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो अपने सर्विस्ता से डरता था और उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसने पहले ही किसी को उसी ऑगलॉक्स को वील्ड करते हुए देखा था। कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद प्रिसिला और फूड लाई और वो दोनों रात तक उनके साथ रुके, फिर जाने का डिसाइड किया। प्रिसिला उन्हें विदा करने आई और अपनी बहन की वजह से हुई ट्रबल के लिए माफी मांगी, लेकिन वे अगले दिन बैटल में अपनी एंगर निकाल लेंगे, तो प्रिसिला को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आयरीन अपनी बहन के लिए लड़ रही थी और उसे वक्त वक्त पर अपना ब्लड देना अच्छा लगता था, क्योंकि ये उसकी मदद करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन ग्रेवी शीथ उसे परेशान करता था, क्योंकि जब भी आयरीन उसे वील्ड करती थी वो ज्यादा फेरोशियस हो जाती थी, और हाल के दिनों में ये कंट्रोल से बाहर हो रहा था। अपने डॉम्स की ओर लौटते वक्त आयतों को बहनों पर तरस आया, लेकिन जूलिस ने उसे अपकमिंग बैटल पर फोकस करने को कहा, बजाय बॉयज के डॉम जाने के। आयतो क्लॉडिया से मिलने गया, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी, लेकिन क्लॉडिया एक नाइटमेयर देख रही थी और जागते ही उसने आयोत्तों पर अटैक कर दिया। वो डॉज करता रहा, लेकिन वो उसके लिए बहुत फास्ट थी, और जैसे ही वो मिंस्ड मीट बनने वाला था, उसने क्लॉडिया का चेहरा पकड़ा और उसे होश में लाया। अपनी गलती रियलाइज करने के बाद क्लॉडिया ने माफी मांगी और आयोत्तो से पूछा कि क्या वो ग्रिप्स फेस्टा टूर्नामेंट में उसके साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं कर सकता था जब तक जूलिस भी साथ ना आए। क्लॉडिया को जेलसी हुई, लेकिन उसने ऐसा होने की एक्सपेक्टेशन पहले से की थी और जूलिस को भी पूछने का इंटेंट रखा था। अपने बारे में बात करते हुए उसने आयोत्तो को बताया कि वो अपने ड्रीम्स में 1000 से ज्यादा बार मर चुकी थी, क्योंकि उसका ओगर लक्स अपने वील्डर से डेथ का अनुभव मांगता था, बदले में अपनी पावर्स देने के लिए। ये पावर के लिए एक ब्रूटल पेमेंट था।
क्योंकि कोई भी सपना एक जैसा नहीं होता और वो हमेशा सबसे ब्रूटल तरीकों से मरती थी। इस वजह से कोई भी इस ओगर लक्स को 3 दिन से ज्यादा विथस्टैंड नहीं कर पाया था। आय तो सरप्राइज था कि क्लॉडिया अभी भी सेन थी, लेकिन उसे अपने ओगर लक्स को सहना पड़ता था, क्योंकि ये उसका सीक्रेट ड्रीम पूरा करने का एकमात्र तरीका था। इंसानों की तरह ओगर लक्स के भी अपने पर्सनालिटीज होते थे और वो अपने विल्डर को अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से बदल सकते थे। ये सब जानने के बाद आयतो ने विदा ली, क्योंकि उसे अगले दिन मैच था। हालांकि क्लॉडिया पूरी रात उसके साथ प्लॉट डेवलप करना चाहती थी। एक ऑनगोइंग वॉर के बीच में छोटी प्रिसिला एक ह्यूज कंक्रीट के स्लैब के नीचे कुचल गई थी और खून से लथपथ थी। आयरीन तुरंत हॉस्पिटल पहुंची और प्रिसिला को उसकी एबिलिटीज की वजह से जिंदा पाया। दोनों बहनों के पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था और उन्होंने किसी से एडॉप्ट होने से मना कर दिया था, जब तक कि डर्क ने उन्हें ढूंढा और आयरीन को ग्रेवी शीथ दिया। प्रिसिला ने आयरीन को उसके मेमोरी ड्रीम से जगाया, क्योंकि अब बैटल का समय था और उसने लड़ाई की तैयारी के लिए उसका ब्लड चूसा। मैच शुरू होने से पहले आयतो अपने थॉट्स में खोया था और जूलिस को अपकमिंग बैटल में कुछ ट्राई करने की बात कही। जूलिस को मेथड्स की परवाह नहीं थी, बशर्ते वे जीतें और उसे अपने ऑर्फन फ्रेंड्स की मदद के लिए मनी मिले। दोनों टीमें फीनिक्स फेस्टा के फाइनल बैटल के लिए अरीना में उतरी और जब फाइट शुरू हुई, जूलिस और आयतो ने तुरंत आयरीन का पीछा किया। जूलिस ने आयरीन को अपने फायर बोल्ट से हिट किया और आयतो क्लोज कॉम्बैट में गया और उसे लगभग मार ही देता था, लेकिन उसने आखिरी मौके पर ब्लॉक कर लिया। वे इम्प्रेस थे कि वो दो बनाम एक सिचुएशन में कैसे लड़ रही थी, लेकिन आयरीन ने उन्हें याद दिलाया कि उसकी पावर्स उसकी और उसकी बहन दोनों की थी। सिस्टरहुड पर अपने स्पीच के बाद उसने आयतो पर ग्रेविटी वेल से अटैक किया, जिसे उसने टाइम में डॉज कर लिया, लेकिन उसकी असली इंटेंशंस थी एक डिफेंसिव बैरियर सेट करने की प्रिसिला के लिए, और उसने इतना बॉडीली फ्लूइड्स उससे सक कर लिया कि वो फ्लोर पर गिर गई। मैं ऑटो ने पूछा कि क्या ये सही था उसके लिए ऐसा करना, लेकिन उसने उसे शट द अब कहकर चुप कर दिया और दोनों पर ग्रेविटी वेल से अटैक किया, लेकिन वे फिर से लास्ट सेकंड में डॉज कर गए। जूलियस ने आयरीन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फायरबॉल्स फेंके और मैं ऑटो ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके आयरीन पर अटैक किया, लेकिन जब उनका ओगर लक्स टकराया, आयदा को वॉल के पीछे हीट कर दिया गया। वे लगभग आयरीन को हिट कर देते थे, लेकिन ये क्लोज कॉल था। जूलियस चाहती थी कि बैटल को स्पीड अप करें, क्योंकि ये 5 मिनट से ज्यादा चल रहा था और आयतो अपने रील पावर्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता था। रियलाइजिंग कि वे ग्रैबी शीट के पीछे जा रहे थे, अब उसकी बारी थी पेबैक की। उसने अनगिनत ग्रेविटी बॉल्स कंजूर किए और उन्हें अपने ओपोनेंट्स की तरफ थ्रो किया। अपना सारा प्रणव फोकस करते हुए आयतो एक ट्रांस लाइक स्टेट में चला गया और सारे ग्रेविटी बॉल्स को स्लाइस कर दिया। आयरीन सरप्राइज थी जो उसने अभी देखा और मैं ऑटो ने तुरंत उसके साथ ब्लोस एक्सचेंज किए। जूलियस ने आयरीन को ट्रैप कर लिया और उसकी डेडलीस्ट मैजिक के साथ एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो पूरे अरीना को ऐश और फायर से ढक गया, लेकिन आयरीन ने अपने ओगर लक्स की पावर से अटैक को ब्लॉक कर दिया। बैक इन हर सेंसेस, प्रिसिला तुरंत अपनी सिस्टर को चेक करने गई, लेकिन आयरीन अपनी राइट सेंसेस में नहीं थी और प्रिसिला की तरफ मीन लुक के साथ बढ़ी। रियलाइजिंग कि कुछ बैड होने वाला था, मैं ऑटो ने प्रिसिला को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन आयरीन से आने वाला ग्रेविटी का फोर्स इतना स्ट्रांग था कि उन्हें मूव भी नहीं करने दे रहा था। अब आयरीन अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रही थी, क्योंकि ग्रैबी शीथ ने टेक ओवर कर लिया था। मैं ऑटो इंच बाय इंच आयरीन के पास गया उसे बात से बाहर निकालने के लिए, लेकिन आयरीन अपना सेंस ऑफ सेल्फ खो चुकी थी और डेंजरस शॉक वेव्स छोड़ने लगी, जिसने पूरे अरीना को रैटल कर दिया। उस इंस्टेंस में उसके सर्विस ने उसे ग्रो सम बॉल्स कहकर प्रेरित किया और उसने खुद को पावर अप किया। अपना ओगर लक्स चार्ज करते हुए मैं ऑटो ने बैटलफील्ड के चारों ओर की ग्रेविटी मैजिक को रिमूव किया और ग्रैबी शीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। जैसे ही उसका ओगर लक्स डिस्ट्रॉय हुआ, सेड अल्कन एकेडमी टीम को विनर घोषित किया गया, लेकिन मैं ऑटो पेन की वजह से फ्लोर पर गिर गया। फाइट देखते हुए डर्क ने रियलाइज किया कि आयतो अपनी पावर को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक ही मेंटेन कर सकता है। उसने वंडर किया कि क्या उसने बहुत सारे पीपल को हायर किया था उसके पीछे जाने के लिए, लेकिन उसे याद आया कि वो हरकू का ब्रदर था
और अनएक्सप्लेनेबल चीजें करने में कैपेबल था। इस मार्वलस बैटल का साइट पूरे एकेडमीज में एंजॉय किया गया और उसके पावर्स का सीक्रेट भी सबके सामने रिवील हो गया। बैटल खत्म होने के बाद प्रिसिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि आयरीन ने उसका बहुत सारा ब्लड ड्रेन कर दिया था। वो उसके बेड के पास बैठी रही जब तक वो जाग नहीं गई। उन्होंने बैटल हार दिया था और आयरीन ने अपना ओपीएस वेपन भी खो दिया था, लेकिन ये सब बेस्ट के लिए था क्योंकि इसने आयरीन को उसके शैकल से फ्री कर दिया। सेड अल्कन एकेडमी में आयदा अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने अपनी पावर्स पर सील तोड़ दिया था, लेकिन वो फिर भी ऑप्टिमिस्टिक रहा और जूलियस के लिए एनी टाइम ऐसा फिर से करेगा क्योंकि आयतो हमेशा उसका बैक लेता था। जूलियस ने भी उसे फॉरएवर चेरिश करने का प्रॉमिस किया। सेट योर हार्ट अब्लेज, गो बियॉन्ड योर लिमिट्स और वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो।